हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्री एकेडमी। हम स्टार्ट करते हैं हमारी केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमने सबसे पहले अभी तक हम टॉपिक देख रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की हमने बात करी थी मोल कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार क्विक रिवाइज होता है, उसके बाद हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें देखो सबसे पहले मैटर के कितना वो है, किस टाइप से मैटर और एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर्स में डिफ्रेंशिएट करा था। उसके बाद हमने देखे थे एटॉमिक मास। यहाँ पे एटॉमिक मास के लिए मैंने आपको डबल और डबल प्लस वन करके ट्रिक बताई थी, जिससे हम क्विक हमारे एटॉमिक मास लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एटॉमिक मास लर्न करे वो एक्चुअल में कौन से थे, एवरेज एटॉमिक मास। क्योंकि मैं ये क्लियर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आने वाले टॉपिक में हमें छोटे छोटे से जो टॉपिक है वो वाइंड अप करने हैं, हमारा ये चैप्टर फिनिश है। उसके बाद बात करते हैं हमने यहीं पे एटॉमिक मास के लर्न करके फिर हमारा मॉलिक्यूलर मास निकला था। मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, एटम के कंबाइंड से। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर मास भी कैसे निकलेगा, जो एटॉमिक मास है उसको ऐड ऑन करके। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, यानी जो है सोडियम है, सोडियम का 23 है, और क्लोरीन का जो है हमने यहाँ पे देखा था क्लोराइड है एक्चुअल में, उसका देखा था 35.5। तो इनको ऐड ऑन करके अपना 58.5 आया। वाटर का हमारा कितना आया था, 18 आया था। इस तरह से हम बात करते हैं। फिर हमने थोड़ी सी बात करी थी मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट क्या था, मोल कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके नीट के सिलेबस के अंदर, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट से ही हम आगे डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमारी जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, या हम बात कर रहे हैं मोलरिटी, जो भी कंसंट्रेशन के आने वाले जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन भी हमारे मोल पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। यानी मोल जो है एक यूनिट है विच रिप्रेजेंट 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। हमने एक चार्ट से देखा था कि हम मोल्स को 3 तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हमें किसी लैब के अंदर आपको जो गिवन है आपका मास, तो हम उसको मोल में लेके आ सकते हैं। वहीं पे वॉल्यूम कोई लिक्विड है, सर ने बोला कि ये इतना लीटर लेके आओ, तो उसको भी हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वहीं पे किसी भी डिफरेंट गैसेस के अंदर 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे वो हम यहाँ पे इस तरह से एक वाई चार्ट है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका सीधे सीधे सा रास्ता बताया था। क्या था कि हमें अगर नंबर्स दे रखे हैं और मोल निकालना था तो हम डिवाइड कर रहे थे। हमेशा याद रखना, जब भी मोल निकालना है हमें डिवाइड करना है। क्लियर है, चाहे हम वॉल्यूम से निकालें, चाहे मास से निकालें, चाहे नंबर से निकालें। फर्स्ट थिंग तो ये ठीक है। अब बात कर रहे हैं सिंपल, हमको गिवन मास है उससे निकालना है, तो हमें डिवाइड किससे करना है, मॉलिक्यूलर वेट, जो यहाँ पे मैंने अभी आपसे कैलकुलेट करवाया था। मॉलिक्यूलर वेट हर डिफरेंट कंपाउंड जो हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होंगे, तो यानी ये वेरी करेगा, ये आपके डिपेंड करेगा। वहीं बात कर रही हूँ वॉल्यूम की। वॉल्यूम जो है किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल से उसका वॉल्यूम दिया है, वहाँ पे हमें मोल निकालना है, डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 से। ये फिक्स वैल्यू है, यहाँ पे वेरी नहीं। मोलर मास आपका वेरी करेगा डिफरेंट कंपाउंड के लिए, लेकिन यहाँ पे हमने गैलोसिक लॉ जो पढ़ चुके हैं उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी है। एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, उसके अंदर देखा था कि यहाँ पे डिफरेंट गैसेस होती हैं, उनके लिए उनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। वो कितना होता है, 22.4 लीटर। क्लियर है, तो यहाँ पे 22.4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसके अंदर हमारे आयंस आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, प्रोटॉन आ सकते हैं, एटम आ सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखना पड़ेगा कि वहाँ पूछ क्या रखा है। क्लियर है, तो वहाँ से भी हम मोल निकाल सकते हैं। वहाँ हमको जो गिवन डाटा है उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर, जिसको हम बोलते हैं 6.022 × 10⁻23। क्लियर है, यहीं पे वाइस वर्सा, यानी मोल निकालने के 3 फॉर्मूले हमारे पास हो गए। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सेकेंड है आपका गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स, और तीसरा है गिवन नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स अपॉन आपका हो गया एवोगाड्रो नंबर।
मोल हम 3 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी के बाद बात कर सकते हैं इसी का वाइस वर्सा, यानी मेरे को गिवन है मोल, तो इस ड्यूरेशन में क्या कर सकती हूँ, अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकाल सकती हूँ। यानी आपको एक रास्ता पता होना चाहिए, नेक्स्ट रास्ता, फर्स्ट रास्ता मोल निकालने के लिए हमेशा डिवाइड, तो इसके जस्ट वाइस वर्सा अगर आपसे पूछा है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ये जस्ट लाइक ऐसा है कि डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं। जो फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल है, कोई एक फ्रेंड का घर है, और एक आपका खुद का घर है, और एक आपका कोचिंग, 4 जगह आपकी हो गई है, 4 प्लेस हैं। उसमें से आपको घर से जब भी जाना है तो ड्राइव करते हुए जाना है, यानी आपका जो मेन प्लेस यहाँ पे क्या हो गया, मोल, ठीक है। और मोल पे जब भी आपको यहाँ पे मोल पे आना है तो आपको ड्राइव करके आना है। अब आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जाएंगे तो एक ही व्हीकल से तो यूज़ नहीं हो पाएंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होंगे। या बस स्कूल की बात कर रही हूँ, आप फॉर एग्जांपल घर से स्कूल जा रहे हो तो वहाँ पे आपकी बस होगी, तो वो बस भी आपकी क्या होगी, उसका नंबर फिक्स होगा। तो यहाँ पे हमारी बस की बात क्या हो गई, 22.4 लीटर, और नेक्स्ट बस जो है आपकी वो क्या हो गई, एवोगाड्रो। मेरे हिसाब से ये आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा। ये फ्लो चार्ट जो है इंटर कन्वर्जन वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेक्स्ट हमने अभी तक देखा था स्टाइकोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, वहाँ पे भी हमारी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। उसके बाद हम स्टाइकोमेट्रिक ऑफ रिएक्शंस की रिएक्शन इन सॉल्यूशन की बात करते हैं, वहाँ पे भी ये मोल कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी मोल के बिना कुछ नहीं है। क्या मोल आपका क्या है, एक तरह से ये क्या है, यूनिट है। यानी आजकल हम जितनी भी ग्राम एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअल में यूज़ करते हैं। यानी यहाँ पे मोल इज रिलेटेड टू मास ऑफ सब्सटेंस एंड वॉल्यूम और गैसेस, ये अभी हम बात कर चुके हैं सारी की सारी, मोल निकालने का ये फॉर्मूला भी देख चुके हैं। उसके बाद हम इसके मोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे हमने इसके अंदर, कि आपको कैलकुलेट क्या दे रखा है, मास दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, मोल, यानी आपको मोल से क्या निकालना है, मास। तो 100% आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और किससे, इनके मॉलिक्यूलर मास से। वहीं पे बात करें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और आपको गिवन क्या है, ग्राम। अब देखना इस फ्लो चार्ट से इस बात को वापस से समझते हैं। आपको गिवन है नंबर ऑफ, आपको गिवन है कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और गिवन है यहाँ पे ग्राम। तो डायरेक्ट ना करके अब आपको क्या देना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल। यानी मोल निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप होता है जब आपके पास मोल है, और मोल से आपको क्या निकालना है, आपका मास। तो आप मास गिवन है, सॉरी मास गिवन है, कैसे भी कर लो आप, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो सबसे पहले आपको मोल निकालना है। मोल निकालने के लिए आपको हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा। आपको पता है इस ड्यूरेशन में कौन से नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, वो है एवोगाड्रो नंबर। फिर आप मोल से मास निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। इसके उल्टा करके देख लो, आपको अगर मास गिवन है तो आपको सबसे पहले मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। मास से मोल को कैलकुलेट करने के लिए 100% डिवाइड किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। आपके पास मोल मिल गए हैं तो उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एवोगाड्रो। यानी ये वाला डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए, जिससे आपके टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन आप पुटअप कर पाओगे। नेक्स्ट है व्हाट इज मोर नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे भी हम बात कर चुके थे, मैं एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले रही हूँ ताकि हम हमारे पूरे चैप्टर को बाइंड अप करने के उस पे आते हैं हम। तो ये 100 ग्राम ऑफ आने, और ये यानी ये ग्राम दे रखा है और उसमें पूछ रहा है कि किस में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है। यानी पहले तो आप क्या कर सकते हो, ग्राम से क्या निकालोगे, मोल, और फिर मोल के बाद क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम। क्लियर है, मेरे हिसाब से यहीं तक क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। आपके जितने ज़्यादा मोल होंगे उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3 मोल्स ऑफ इथेन। ये वाला भी हम देख चुके हैं, नंबर ऑफ दे रखे हैं और आपको क्या करना है, ये मोल दे रखे हैं और एटम्स है, तो ये आपका यहाँ पे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स कार्बन एटम के, हाइड्रोजन एटम के और इथेन के। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और इसके बाद हमने क्या देखा था, ये क्वेश्चन कर लोगे, एनसीईआरटी का है। वापस से समझो, 3 मोल क्या दे रखे हैं, इथेन।
क्लियर है? तो नंबर ऑफ मोल्स किसके, सिर्फ पर्टिकुलर कार्बन के पूछ रखे हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन के, और यहाँ पे पूरा इथेन का। तो आपको जब कार्बन के पूछ रखे हैं तो सिर्फ कार्बन का मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए आगे, इसके बाद बात करते हैं, अगर नहीं आता है तो उसको वापस करेंगे, पहले आप कोशिश करना। इसके बाद हमने देखा था कुछ जितने भी हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बनते हैं, 9th क्लास का भी चैप्टर है, 11th में बहुत से बच्चों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बनाना आता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी हेल्प मिल जाती है हमारे केटायन और एनायन से। ये आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम ऑब्वियसली, तो वहाँ पे हमको सारे केटायन याद करने पड़ेंगे और फिर एनायन। केटायन याद करने का मैंने सबसे सिंपलेस्ट तरीका आपको बताया था कि आपको पीरियोडिक टेबल लर्न होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल जैसे ही लर्न होगी तो आपके कौन से केटायन आएंगे, कौन से एनायन होंगे, वो आपको एज इट इज याद रह जाएंगे। मैंने आपको बताया था जैसे फर्स्ट ग्रुप है हमारा हलिनी की रब से फरियाद, ग्रुप फर्स्ट है, इस पे हमेशा +1 चार्ज आता है। क्लियर है? ग्रुप सेकंड है बेटा मांगे का स्कूटर, आप राजी, हम ट्रिक है जिसके थ्रू हम इनको एलिमेंट को लर्न करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हमेशा +2 चार्ज आता था, यानी ये जो केटायन बनेगा इस पे हमेशा +1 चार्ज आएंगे, और ये केटायन बनाएंगे इस पे +2। ये क्यों बनाते हैं केटायन, उस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम सिर्फ अपने टॉपिक को लर्न करके आगे बढ़ते हैं। फिर है बोरॉन फैमिली, इसके पास आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको अभी भी कितने चाहिए हैं, 8 चाहिए हैं, या 8 कंप्लीट होना चाहिए और 3 ऑलरेडी है, यानी 5 अभी भी इसको चाहिए। यानी ये इजीली पहले डोनेट करता है एक्सेप्ट करने की बजाय, यानी बोरॉन फैमिली जो भी है उस पर भी आपके क्या होते हैं, +3 चार्ज होता है। क्लियर है? यानी ये आपके केटायन बनाएगा, ये केटायन बनाएगा, और आपकी बोरॉन फैमिली केटायन बनाएगी। उसके बाद कार्बन फैमिली के पास दोनों ऑप्शन है, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो वहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे +4 से लेके -4 तक चार्ज, क्या मैं उसको सिंपल में बोलूँ, वैलेंसी शो करता है, जिसको हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के रस्ते भी जानते हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट हम डी ब्लॉक में अच्छे से समझेंगे। अब मैंने ये भी बात कर ली थी कि सारे के सारे क्या हैं, एक्चुअल में मेटल है, और मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, रिलीज करते हैं। तो यानी ये जितने भी मेटल्स हैं उन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो क्या कहलाएंगे, कैटायंस में इंक्लूड होंगे। यहीं पे डी ब्लॉक की बात करी थी तो यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात होती है। यहाँ पे +2 से लेके +7 तक जो है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे जो मैग्नीज है ये +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी मैं कहूँ कि ये सारे के सारे किसमें कहला देंगे, कैटायंस में। यहाँ पे जिंक की बात करते हैं तो जिंक वाला जो है अकेला एक ऐसा है जो हमेशा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो ना करके कितना करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वहीं पे स्कैनेडियम की बात करूँ तो ये आपका क्या करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ पे हम कुछ कैटायन एटायन को यहीं इसी के सपोर्ट से लर्न करेंगे। वहीं पे आपके एफ ब्लॉक वाले जो हैं ये भी सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, यानी यहाँ पे भी ये कैटायंस बनाएंगे। क्लियर है? समझ में आई गई? यानी ये वाली पिक्चर आपको बहुत सारी क्लियर है कि मेटल्स जो हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और उन पे क्या चार्ज कैरी करते हैं, प्लस चार्ज कैरी करते हैं। वहीं पे नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, इसकी वजह से उन पे क्या चार्ज आता है, माइनस चार्ज। आप पी ग्रुप को देखोगे तो यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट तीनों मिलते हैं। यहाँ पे सिर्फ मेटल, एक हाइड्रोजन एक अकेला है जो आपका क्या कहलाता है, नॉन मेटल। यहाँ तक मुझे लगता है बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। वापस हम हमारे पेज पे आते हैं जहाँ पे हम इनको चार्ज को लर्न करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आपको बोला ये ग्रुप 1 में थे, याद है, हलिनी की रब से फरियाद। यहाँ याद रखना जब भी हम कैटायन की बात करते हैं, अभी हम पीरियोडिक टेबल में क्या देख रहे थे, एलिमेंट्स। अब जब वो उनके ऊपर चार्ज कैरी करने लगेंगे तो वो क्या कहलाने लग जाएंगे, आयंस। तो यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट जो है या 1 जो है आपका +1 चार्ज शो करेगा। तो जैसे हमने वहाँ पे देखा हाइड्रोजन है, अच्छा एक हाइड्रोजन जो है वो +1 चार्ज और माइनस चार्ज दोनों शो करता है, क्योंकि उसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, आउटर मोस्ट के लिए 2, यानी ये अपना डुप्लेट पूरा करता है। और वहाँ पे जो उसके अलावा जितने भी हैं वो ऑक्टेट
कंप्लीट करते हैं। यानी इसके पास भी ऐसा ऑप्शन है कि +1 चार्ज भी शो कर सकता है और -1 चार्ज भी कैरी कर सकता है। हाइड्रोजन की बात करें, जब ये +1 चार्ज शो करेगा तो सिंपल हम इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन। क्लियर है? ध्यान रखना, जब भी किसी कैटायन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम आयन लगा देते हैं, लेकिन एनायन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम आइड लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज अगर -1 है तो वो क्या कहला जाएगा? क्लोराइड। फ्लोरीन है, फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। क्लियर है? आईडी एज ए सफिक्स लगेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये वाला फर्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट सेकंड ग्रुप की बात करी तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, जो भी आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब पे देखा जाएगा तो क्या चार्ज आ रहा है? +2। वही बात हम इनको आयन की तरह शो करेंगे। वहीं पे आपको एल्यूमिनियम जो कौन से कार्बन का है? बोरोन फैमिली का है, तो एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज होएगा? +3। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ +3, तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा? इस पे +3 चार्ज हो जाएगा। फिर आपको जो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, ये डी ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का है, ये फिक्स है। आपको जिंक की बात कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। जिंक पे क्या आता है? +2 चार्ज है। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलें आगे। मतलब कैटायन को ज़्यादा लर्न नहीं करना है, सिर्फ पीरियोडिक टेबल और उसके ऊपर ग्रुप्स को देखना है किस पे क्या चार्ज आ रहा है। ठीक है, ये आपके बहुत सपोर्ट करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, क्रोमियम पे ध्यान रखना है आपका +3, ये इतने से लर्न करने थे। इसके अलावा क्या लर्न करना है आपको? ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये आपका सिंपल मैं आपको पीरियोडिक टेबल से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपको लर्न क्या करना है? सिल्वर आयन जिसपे क्या है? +1 चार्ज, और एक है आपका अमोनियम NH4+ जिसपे है +1। अब आप आ जाओ इनमें से, मैंने बोला आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट से वेरी वेरी ऑक्सीडेशन स्टेज शो करते हैं, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दो एक ऐसे जो बहुत सारे बहुत जरूरी कंपाउंड जो सारे वहीं से मिलेंगे। आपको देखना आयरन जो है वो 2 कंपाउंड बनाता है, आपका है फेरस और फेरिक। क्या डिफरेंस है मैडम? हमें तो हमेशा कंफ्यूज रहता है कौन सा फेरिक, और तो आज ही क्लियर करते हैं। फेरस, ठीक है, यानी पहला वाला जो है फेरस Fe+2 सिंपलेस्ट, लेकिन इस फेरस से में लग गया इक ज्यादा, इक वर्ड से हम समझ रहे हैं फेरिक को, तो यानी यहाँ पे +1 एक चार्ज ज्यादा होगा, यानी +2 से +3। क्लियर है? +2 वाला फेरस, इक ज्यादा यानी +3 वाला फेरिक। ऐसे क्यूप्रस में ही याद रखना है इस कीवर्ड को। क्यूप्रस है तो आपका +1, सिंपल सी बात है, और इक ज्यादा यानी +2 वाला क्या हो गया? क्यूप्रिक। क्लियर है? वापस से बात कर लेते हैं। अब हमको ध्यान रखना है एनायन। एनायन के लिए मैं आपको वापस क्लियर कर चुकी हूँ कि यहाँ पे आप सिंपल पीरियोडिक टेबल के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट के ही अंदर नॉन मेटल देखते हो और नॉन मेटल ही माइनस चार्ज शो करती हैं, तो वहाँ पे हम नॉन मेटल को सबसे पहले उठाते हैं और उनका देखते हैं। जैसे बात करें नाइट्रोजन ग्रुप 5 है, जो आपका आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यानी उस पर -3 चार्ज होता है। जब मैंने बोला कि एनायन बनाएगा तो आइड एज ए सफिक्स यूज होगा, यानी नाइट्रोजन से क्या बना आपका? नाइट्राइड, जिस पे -3 चार्ज है। वहीं बात करते हैं, देखो इसके 2 एनायन साथ मिलते हैं, उनको लर्न करना इसी के साथ ईजी होगा। क्या कर दोगे आप? नाइट्राइट और नाइट्रेट। क्या डिफरेंस है नाइट्रेट और नाइट्राइट में? मतलब नाइट्राइट तो आप सिंपल समझ गए कि कोई सा भी एनायन है तो सफिक्स ID लगेगा, वहां तक क्लियर है। उसके बाद करते हैं 8 और 8 में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 8 और 8 जहाँ पे भी होगा 100% वहाँ पे कुछ अदर कंपाउंड होगा। जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन जो है आपका ऑक्सीजन कंबाइंड होता है। तो बात करते हैं जैसे नाइट्रेट, हम सब जानते हैं नाइट्रिक एसिड, जिसे आपका क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा, यानी आपका जो है नाइट्रिक एसिड, जिसके अंदर बात करते हैं आपका 8, उसमें आपके NO3 -1 चार्ज होगा। स्पेशली ध्यान रखना है यहाँ के केस में, अभी जितने भी हम एनायन देखेंगे वहाँ पे चार्ज वेरी नहीं करेगा, सिर्फ एक नाइट्रेट जो है वहाँ पे -1 चार्ज होगा, और आपका 8 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? NO2, यानी आपके 8 और 8 में एक ऑक्सीजन का डिफरेंस होगा। ऐसे ही मैं आगे चलती हूँ। फोस्फेट, फोस्फेट में भी फोस्फरस से बना फोस्फाइड
और वहाँ पे 8 और 8 में आप देखते चलोगे। इस तरह से सेम है आपके सल्फाइड में। ऑक्साइड पे मैं बात कर चुकी हूँ, एक ऑक्सीजन पे -2, और परऑक्साइड में क्या हो जाएगा आपके 2 ऑक्सीजन पे मिला के -2, यानी एक ऑक्सीजन पे -1, और सुपर ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन पे मिला के -1, यानी एक ऑक्सीजन पे कितना हो गया -1/2। आपको ये लर्न ही करने पड़ेंगे, सिर्फ थोड़ा सा कोरिलेटेड दिखना पड़ेगा ताकि आपको इजीली, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, इनकी बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आपका ग्रुप है कौन सा, हेलोजन, जहाँ पे आपके फ्लोरीन से फ्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, क्लोरीन से क्लोराइड, आयोडीन से आयोडाइड। इसके बाद आपको देखो मैं ये रिवाइज लेकर आ रही हूँ क्योंकि अभी जो लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका मॉलिक्युलरिटी वाला कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे ये मॉलिक्यूलर वापस आपको जरूरत पड़ेगी। बैलेंस करने में भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में पहले आपको बनाना पड़ेगा, तो ये चीज़ वापस आपके क्लियर हो जाएगी। क्लोरीन से ध्यान रखना कि क्लोरीन से ही क्या है, -1 चार्ज है। क्लोरीन से 8 और 8, जैसे मैंने यहाँ पे 8 और 8 समझाया, 8 पे कितना है ClO3, एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो ClO2, वो क्या बन गया आपका 8 बन गया। क्लियर है। कुछ आपको एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे, जैसे साइनेट है, आइसोसाइनेट है। साइनेट आइसोनेट में आप सब समझ जानते हो कि क्या करना है करेगा, इनकी पोजीशन यानी बॉन्डिंग वाली को चेंज करना पड़ेगा। थायोसाइनेट में हमेशा सल्फर के लिए थायोड यूज करते हैं, तो ये है साइनेट। आइसोसाइनेट में आप देख चुके हो। क्लियर है। एसिटेट CH3COH-, डाइक्रोमेट Cr2O7 जो आप देखते हो रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत ज़्यादा काम आएगा, K2Cr2O7 और KMnO4, ये सारी यानी MnO4 परमैंगनेट, कार्बोनेट, अभी आप देखोगे सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, वहीं पे आपका हाइड्राइड, हाइड्रोजन के मैं कह सकती हूँ +1 भी करता है, -1 भी करता है। हाइड्रोक्साइड OH-, एक आता है आपका बोरेट। क्लियर है। ये आपको मैं वापस पूरे के पूरे सारे के सारे एनायन कैटायन की क्लियरिटी के बाद आप कोई सा भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो, और मैंने ये बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हैं आपको बनाने की लर्न करवाए थे, फिर आप इनको बना भी सकते हो, पर ध्यान रखना इनके कॉमन नेम आपको लर्न करने पड़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं, हमने टॉपिक स्टार्ट करा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। तो ये जो आपकी केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ हैं वो 5 हैं, जिसमें हमने 4 की बात करी थी, वो मास से रिलेटेड थे, और 5th वाला जो है आपका वॉल्यूम से रिलेटेड था। क्लियर है। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था वो चीज़ आप थोड़ा सा फास्टली देख लो। इसमें कंजर्वेशन की मास हुई थी, तो यानी रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है। इसके अंदर कांस्टेंट कंपोजिशन के अंदर हमने देखा था कि आप किसी भी कंपाउंड को किसी भी मेथड से अचीव करो, उसके जो रिएक्टेंट हैं उनके, या जो रिएक्टेंट में जो हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, उनका जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट था। वही बात कर रहे हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन की। मल्टीपल का मतलब वही हो गया कि 2 एलिमेंट जो है वो ज़्यादा कंपाउंड बना रहे थे, 2 से ज़्यादा, तो उस ड्यूरेशन में जो एक फिक्स मास वाला है उसको छोड़ के जो दूसरे आपके डिफरेंट है उनका मास, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का मास वेरी करता है, तो वो भी अपने आप में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। रेसिप्रोकल के अंदर बात करी थी कि 2 एलिमेंट जो है वो तीसरे फिक्स मास वाले से मिलके कंपाउंड बनाते हैं, और दोनों आपस में मिलके, देखो फिक्स सेपरेटली भी कंपाउंड बनाते हैं और आपस में मिलके भी कंपाउंड बनाते हैं, तो वहाँ पे भी एक रेशियो जो होता है वो आपका वूल नंबर होता है। लास्ट है कंबाइनिंग ऑफ गैलुसिक, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं गैलुसिक, लोग कहता है कि ये गैसेस की बात करता है, वहाँ पे वो STP कंडीशन होती है, यानी आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में बात होती है, ये रिएक्शन पर्टिकुलर गैस के लिए होती है, और वहाँ पे भी कहते हैं कि रिएक्टेंट का वॉल्यूम और प्रोडक्ट का वॉल्यूम का जो रेशियो है वो भी वूल नंबर में होता है, और वो भी अपने आप में कांस्टेंट होता है। क्लियर है। ये हमारा फास्ट क्विक रिवीजन हुआ। उसके बाद देखो ये सारे लोग क्लियर चुके हैं। उसके बाद इन सबको ही मर्ज करके, यानी मैं कहूँ इसका एक प्रोवाइड जस्टिफिकेशन के लिए हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई है, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करती थी, क्या बात करती थी आपके कि जो आपका एटम है इंडिविजुअल है, यानी वो डिवाइड नहीं किया जा सकता है, एटम नाइदर बी क्रिएट नॉट डेस्ट्रॉय। उसके अलावा उसमें कंपाउंड की डेफिनेशन की बात करी थी, और उसके बाद बात करी थी कि वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं
सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं उनके जो है मास साइज वो सेम होते हैं, और डिफरेंट टाइप के अगर एलिमेंट्स हैं तो उनके मास साइज और डिफरेंट होते हैं। लेकिन आप जानते हो ये आगे तक रन नहीं हुई थी, आगे तक इसको कोई, क्योंकि इसमें बहुत सारे डीमेरिट्स थे, यानी मैं कहूँ कि इसकी लिमिटेशन थी। वहाँ पे जाके हमारी न्यू थ्योरी डेवलप हुई जिसको हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से जानते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि आइसोबार और आइसोटॉप के कॉन्सेप्ट में ये ब्रेक हो गया था अपना रूल, तो वहीं पे इनको मर्ज करके आपकी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी डेवलप हो गई थी, जिसमें हम कुछ नहीं है इसके अंदर, जो आपके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, जो लिमिटेशन थी उनको ऐड ऑन करके अपनी थ्योरी किसने एफर्ट किया था, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, उन्होंने। क्योंकि हाँ, जो डाल्टन ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट बोला था कि एटम इंडिविजिबल, यानी उसको डिवाइड नहीं किया था, लेकिन हमारे डिस्कवरी और जे थॉमसन की इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, इनसे हमें क्लियर हो जाता कि इसके सब एटॉमिक पार्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यानी इसको मर्ज करके इन्होंने वापस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्लियर कर दी। ठीक है, इस पे हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद करते हैं एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के अंदर बात करी थी हमने कि यहाँ पे जो है सबसे पहले बर्जिलियस ने ट्राई करा था कौन से सेशन में, 1811 के अंदर, जिसमें उसने क्या बोला था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, यानी जितने भी आपके इक्वल नंबर जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं, इक्वल नंबर ऑफ एटम होते हैं उनमें। लेकिन ये बात आगे नहीं चली, क्योंकि हम जानते हैं कि गैसेस मॉलिक्यूल्स का, एवोगाड्रो ने भी यही बात बोली कि गैसेस मॉलिक्यूल जो सस्टेन करता है ना कि एटम में, वो मॉलिक्यूल में सस्टेन करना। तो उस डेफिनेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, यहाँ पे एटम की जगह क्या कर दिया गया, मॉलिक्यूल्स कर दिया जाए। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे बात कर रहे हैं। गैलुसेक के अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके हैं कि ये वन वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 वॉल्यूम, ये इनका रेशियो वूल नंबर में, और वो भी अपने आप में कांस्टेंट होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल वॉल्यूम में क्या हो गया, इक्वल मॉलिक्यूल्स हो गए, यानी हम जितने वॉल्यूम है उतने ही हमारा मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। क्लियर है, ये एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट है। उसी के बाद हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की, यानी इस कॉन्सेप्ट से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम किसी की भी क्या कर सकते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बर्जिलियस ने एटम की बात करी और एवोगाड्रो ने मॉलिक्यूल्स की, यानी इनमें डिफरेंशिएट हो सकता है, प्लस डेफिनेशन भी दे सकते हैं। फिर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हम रिलेशनशिप बिटवीन किसमें, मोलर मास और वेपर डेंसिटी। मोलर मास हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, कैसे कि वहाँ पे NaCl था तो हमारा 58.5 निकाला था, जिसमें जो एटम थे उनके मास को हमने ऐड कर चुका। उसके अलावा इनडायरेक्ट मेथड आप देखोगे, फिर जो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू भी हम मोलर मास निकालते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक तीसरा है कि वेपर डेंसिटी अगर आपको गिवन है तो भी आप क्या कर सकते हो, मोलर मास निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला है, मोलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्लियर है। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर वेपर डेंसिटी जो है, आपको अगर किसी उसके मॉलिक्यूल्स दिए गैस के और आपको हाइड्रोजन का आपको वेपर डेंसिटी पता होता है, उससे आपका एक आगे देखोगे ये वाला फॉर्मूला आया है। कैसे आया है, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना होता है, 0.089, यानी आप इससे डिवाइड करोगे तो आपका 22.4 जो है लीटर मोलर मास आया है, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में। मैंने बोला था कि अगर आपको मोल्स गिवन है तो आप क्या करोगे, यानी एक मोल के अंदर आपके कितने 22.4 लीटर्स क्या होते हैं, वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का। क्लियर है, ये यही एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट से क्लियर हुआ था। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं तीनों को मर्ज करूं, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मूला, तो हमें कोई केमिकल रिएक्शंस पता है तो मॉलिक्यूल्स करके हम उसके अंदर कितने आइटम हैं उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं केमिकल रिएक्शन। आप सब जानते हो केमिकल रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स आपके डेवलप होते हैं। वहीं पे केमिकल इक्वेशन, यानी वो जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनके रिएक्टेंट प्रोडक्ट को विद सिंबल और उनकी फिजिकल स्टेट
और उनकी स्टाइकोमेट्री के द्वारा रिप्रेजेंट करना ही आपका केमिकल इक्वेशन हो गया। यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि ये आपके जो अभी हमने मास कंजर्वेशन का लॉ है ये उसको फॉलो करती है। फिजिकल स्टेट लिखते हैं, ये बात कर चुकी हूँ। उसके बाद ऑल रिएजेंट शुड बी रिटन इन दियर स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्म, यानी हम केमिकल इक्वेशन में जब जो भी आपके रिएक्टेंट लिखते हैं वो आपकी एक तरह से क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वाटर बनाया तो आपने हाइड्रोजन लिख दिया, नहीं, हाइड्रोजन अपने आप में सस्टेन नहीं करता है, आपको उसको गैसेस फॉर्म में यानी मॉलिक्यूल फॉर्म में H2 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम इस केमिकल इक्वेशन से क्या पता कर सकते हैं, दो तरह की, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव में हम किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की क्या करते हैं, उनके नेम पता करते हैं। क्वांटिटेटिव में कितने मोल है, कितने मॉलिक्यूल्स है, कितना मास है और कितना वॉल्यूम है, ये सारी चीज़ हमारी क्वांटिटेटिव में आती है। इसके बाद हमने कुछ रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा था, जिसमें हम हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ करते थे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी एटम एलिमेंट्स थे, फर्स्टली उनको बैलेंस करने की कोशिश करते थे, यानी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड वहाँ पे एटम क्या होते थे, उनको इक्वल करने की कोशिश करते थे। हम इस पे पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैंने रिवीजन इसलिए समझा कि हम अभी जो आने वाले छोटे से टॉपिक है उसको बाइंड अप करके ये आप चैप्टर फिनिश, फिर हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और इसके नीट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, रिएक्शन स्टाइकोमेट्री के अंदर क्या था, क्वांटिटेटिव था, कुछ नहीं, कोफिशिएंट काम आता है, यानी कोई भी बैलेंस फर्स्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए और वहाँ पे जो ये आपकी आगे की वैल्यू है न्यूमेरिकल्स, इसको जब हम बोलते हैं जो नंबर्स में है उनको ही हम बोलते हैं स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट। क्या यहाँ तक बात समझ है? किसी भी रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे बात करें, अगर देखो हम जो हमने मोल कॉन्सेप्ट का वाई जो डायग्राम देखा था वो वहीं से सफिशिएंट काम आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये कोफिशिएंट है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल को, ये आपका 3 मोल को और ये 2 मोल को। जब हमें मोल पता चल गया तो मोल से हम क्या निकाल सकते हैं, मास। क्या तरीका था, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना था, यानी हमने मोलर मास से मल्टीप्लाई करा तो हमारा मास निकल गया। उसके बाद करें हैं मोल से हम क्या कर सकते हैं, 22.4 से मल्टीप्लाई करके हमारा वॉल्यूम निकल गया। क्लियर है? ये रिलेशनशिप आप देख चुके हो कि मास से मोल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल से भी मोल और वॉल्यूम से भी आप, इसका वाइस वर्सा हम देख चुके थे। इसके बाद बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करे थे हमने, कितने क्या है। नेक्स्ट है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पहले आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसकी पता होनी चाहिए, उसकी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कभी भी किसी रिएक्शन का डायरेक्ट ना निकल के वहाँ पे आपको एक इमेजिनरी या इल्यूजन कंडीशंस दे रखी होगी, तब आप निकाल पाओगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। जैसे आपकी ये एग्जांपल है, इसकी पहले स्टाइकोमेट्री आपको पता है कि ये 2 मोल और 1 मोल कंबाइंड होकर 2 मोल बनेगा, ये आपका सिंपल आपको स्टाइकोमेट्री से पता चलेगा, कोफिशिएंट से। अब आपको कंडीशन दे रखी होगी 2 मोल और 2 मोल, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये 2 मोल होगा, ये 1 मोल होगा, तब ये 2 मोल होगा, तब एक रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब जब यहाँ पे 2 मोल है तो 1 मोल से 2 मोल तो रिएक्ट कर गया, यानी यहाँ पे सिर्फ अब क्या बचा, 1 मोल, यानी 1 मोल जो बचा है वो एक्सेस बचा है, इसलिए इसको एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे, और बाकी जो पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो गया उसको लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप कोशिश करना, आपकी केमिकल जो केमिस्ट्री है उनको देख देख के आप इसके अलावा और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे भी जो आपकी हेबल प्रोसेस है ये 1:3 के रेशियो में होता है, तो आपको जो भी रिएक्टेंट वैल्यू दे रखी है 1:2 के रेशियो में कंबाइन कर लो, जो बच जाए वो आपका एक्सेस, बाकी जो कंज्यूम हो गया वो है लिमिटेज। उसके बाद मैंने एक बोला, जब 1:1 की जो कोई रिएक्शन है आपकी, इसका स्टाइकोमेट्री 1:1 है, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जो आपको कम दिख रहा है सीधी सी बात है वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट तक क्लियर हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं हम छोटे से 2-3 टॉपिक की, फिर मैं आऊँगी आपके मोलिलिटी पे। ठीक है, देखो अभी जो हमने एटॉमिक मास देखा, क्या है एटॉमिक मास,
सिंपल आपका मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट कॉल एटॉमिक मास। क्लियर है? लेकिन ये जो मास वाला है ना, ये कॉन्सेप्ट आपका 3-4 जगह घूमता है। टर्म्स की बता दूं, एक आता है एटॉमिक मास, एक आता है रिलेटिव एटॉमिक मास, उसके बाद आपका आता है कौन सा, एवरेज एटॉमिक मास, उसके बाद है आपका वही एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एम्पेरिकल मास, 3-4 जगह मास आते हैं। तो इनमें क्लियरिटी अपने आप में होना और उनको कहाँ क्वेश्चंस में कैसे पुटअप करना, ये आप देखते हैं। एटॉमिक मास मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक से निकालना सिखाया था, जहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक में क्या कर रहे थे, अल्टरनेट आपने 20 तक एलिमेंट्स लर्न करे थे, मुझे आई होप सबको याद होगा और कर लेना। वहाँ पे अपना सिंपल सा प्रिंसिपल था कि हाइड्रोजन का मास जो था 1 और उसका एटॉमिक नंबर भी 1। उसके बाद ट्रिक फॉलो करी थी कि डबल करा था, जो आपका एटॉमिक नंबर था उसको डबल करके और नेक्स्ट वाले में डबल करके 1 ऐड कर लिया था। लेकिन आप देखा जाएगा कि क्लोरीन है और आपका आर्गन है, वहाँ पे हमने ये चीज़ फॉलो नहीं करी थी, वहाँ पे हमने सिंपल लर्न करा था 35.5 और आर्गन के केस में हमने लर्न करा था 40। क्लियर है? वो ऐसा क्यों हुआ और ये सब क्या है, इनमें आज क्लियरिटी के साथ देखते हैं। फर्स्ट थिंग तो अभी आप ये मान के चलो, अभी एटॉमिक मास के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, ये सबसे पहले जो एफर्ट करा गया वो देख लेते हैं। क्या था? One of the most important concept come from Dalton atomic theory. What is that? Relative atomic mass या relative atomic weight। यानी अभी हमने जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी उससे एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है एटॉमिक मास की, क्योंकि वहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसे बताई, एटम को, तो वहीं से हम उसके मास की भी बात करते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास की, क्योंकि वो ये मास के रूल को तो फॉलो कर पाया था, मास कंजर्वेशन को, लेकिन वॉल्यूम को नहीं कर पाता है, आप जानते हो। तो मास का जो है कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से निकल के आया था। वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या करा, डाल्टन यूज हाइड्रोजन एज ए स्टैंडर्ड लेटर ऑन द ऑक्सीजन। देखो ये कुछ नहीं है, अभी हम जो रूरल एरिया के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे गाँव में के अंदर क्या होता है, बहुत से बार बाट नहीं होते। ठीक है, एक शहर से मान लो कुछ लेके आए 1 kg वो लेके आ गए शुगर। ठीक है, अब वो kg शुगर जो है उसको क्या कर लेंगे, एज ए स्टैंडर्ड मान लेंगे, क्योंकि वो मार्केट से कैलकुलेट करके लेके आए हैं, तो वो 1 kg। उसके बाद उनके घर पे जो मतलब जो भी सब्जी वगैरह है उसको कैलकुलेट करना है, किसी को देना है, तो 1 साइड क्या कर लेंगे, वो आपके शुगर को रख लेंगे, क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं पता है कि ये 1 kg है। क्लियर है? वो कैलकुलेट करके लाएं। दूसरी बात, उनको आलू प्याज जो भी एक्सेट्रा जो भी उनको करना है कैलकुलेट, तो वो क्या कर लेंगे, उस स्टैंड से कंपेयर कर लेंगे कि अगर वो इक्वल है तो ये 1 kg हो गया, कम ज़्यादा कर लेंगे। सेम यही मास में हुआ। क्या करा, डाल्टन ने अपने स्टैंडर्ड वैल्यू किसको रख लिया, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मास सबसे फर्स्ट एलिमेंट था, तो उसका मास हमें ऑलरेडी कैलकुलेट था, तो वहाँ पे क्या करा, हाइड्रोजन को एक साइड रखा। अब आप वहाँ से आप सोचो कि मैडम ये जो इस तरह से कैलकुलेट फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, क्या था वो लैब ने अपने लेवल पे देखा था, लैब में देखा था उन्होंने, मतलब स्टैंडर्ड किसको मान लिया, हाइड्रोजन को। क्लियर है? उसके बाद उन्होंने क्या करा, उससे देखा कि ये दूसरा अदर जो एलिमेंट है वो कितना हैवी और कितना लाइट है। बस इतनी सी कहानी है। आगे चल के फर्दर देखा कि हाइड्रोजन तो एक ही है, मास तो उसका एक ही है, तो किसी से भी कंपेयर करेंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हेवियर हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड किसको माना, ऑक्सीजन को। अगर मैं इनके फॉर्मूला के बेसिस पे देखूं, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास, देखो ये रिलेटिव एटॉमिक मास यानी उससे रिलेट कर रहे हैं कि कितना हैवी है और कितना लाइट है। क्लियर है? तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट जो किससे है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑलरेडी नोन है, उससे हम अननोन का निकाल सकते हैं। वहीं पे हमने सेकंड जो है थोड़ा फर्दर किसको करा, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन का 1/16 पार्ट और मास ऑफ 1 ऑक्सीजन से कंपेयर करा। फिर फर्दर अब ये जो प्रेजेंट में हम किसको ही करते हैं, अडॉप्टेड इंटरनली 1961 में, किस पे, बेस्ड ऑफ कार्बन 12। यानी हम सबसे पहले जो डाल्टन ने हाइड्रोजन को खुद करा, उसके बाद ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड माना। यानी डाटा चेंज हो जाते हैं, हो सकता है एक बार शुगर लेके आए, ठीक है, वो कंज्यूम हो गई हो, दूसरी बार हम 1 किलो आलू लेके आ गए, तो ये डाटा जैसे जैसे स्टैंडर्ड चेंज होता गया। लास्ट में हमारा जो है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन
12 की बात करते हैं, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास जिसको हम RAM बोलते हैं, किससे निकालते हैं, मास ऑफ एन एटम 1/12 पार्ट मास ऑफ कार्बन 12 एटम। क्लियर है? ये आपकी थ्योरेटिकल की बात हो गई। मैडम ये सब कहाँ काम आना है, ये सिंपल छोटा सा अगर MCQs आता है तो वहाँ पे ये फॉर्मूला उसके लिए काम आता है, इनकी वैल्यू काम आती है। बाकी आपको जो लर्न करना है वो एवरेज एटॉमिक मास लर्न करना है, वही आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। वहीं पे देख लेते हैं इसकी यूनिट क्या है, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। जो क्या कर दिया आपने, कार्बन 12 जो है इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, क्योंकि हमने कार्बन 12 जो है उसी को माना तो उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट कर दिया। इसकी वैल्यू AM की आती है 1.66 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम में, और 27 क्या हो जाएगी, किलोग्राम में। आज जैसे फर्स्ट टाइम AU को क्या बोला था, डाल्टन, यानी आपको बहुत जो रेफरेंस बुक होगी बहुत अच्छी, उनमें DAB मिलेगा, लेकिन अब नहीं है। हमें सिर्फ एक ध्यान रखना है आपका कौन सा, यूनिफाइड मास, जिसके लिए हम म्यू यूज करते हैं। क्लियर है? ये बेसिक चीज़ थी, तो पता होना चाहिए, जाकि जितना भी न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली वैल्यू मैं ऑलरेडी उनको लर्न करा चुकी हूँ और अप्लाइड करा चुकी हूँ। ये बेसिक छोटे छोटे ताकि हमारा पूरा बाइंड अप हो जाए। फिर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल, अभी हमने क्या दिखा, रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी किसी से उसको रिलेट किया गया, हैवियर है या लेयर है, ठीक है। वहीं पे हम क्या करते हैं, इट इज द मास ऑफ एन एटम सब्सटेंस एक्सप्रेस इन AU में, कुछ नहीं है, सीधे सीधे लैंग्वेज में बोलूं, आपके न्यूक्लियॉन्स, यानी किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियॉन्स, यानी जिसमें कौन हो, इलेक्ट्रॉन हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन, न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका जो मास है वही आपका एटॉमिक मास कहलाता है। यूनिट हमें क्या कर देनी है, AMU कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, तो हम क्या कर देंगे 1 AMU। क्लियर है? कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, मास कितना है यानी वेट कितना आया होगा उसका 12, तो वहाँ पे 12 AMU। 16 ऑक्सीजन का है तो 16 AMU की जगह 16U आप कर सकते हो। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ नहीं है, न्यूक्लियॉन्स जो प्रेजेंट है उन्हीं की बात करता है। क्लियर है? उसके बाद है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये भी सिंपलेस्ट कुछ नहीं है, लैंग्वेज में देखा जाए कि जो एटॉमिक मास उसको हम ग्राम में लिख रहे हैं तो ग्राम एटॉमिक मास, और अगर हम किस में लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में लिख रहे हैं तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखें तो आपका जो है हाइड्रोजन वगैरह का जो भी मास आता है उसको हमने क्या कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो मास आया वो आपने क्या कर दिया 16 ग्राम। देखो अभी एटॉमिक मास को किस में दे रहे थे आप, म्यू के अंदर, और आपने यहाँ पे किस में करा, वैल्यू वो की वही है 16 की 16 है, बस इसको ग्राम में लिख दिया तो क्या हो गया ग्राम एटॉमिक मास, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद है आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो हमने NaCl इनके जो मास निकालना ऑलरेडी सीख चुके हैं, वहाँ पे अगर आप ग्राम लिख दोगे तो वो आपके क्या हो जाएंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? और वैसे भी हम मोल कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं कि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल में किसी भी का जो है वो किस में कन्वर्ट होता है 1 मोल में। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं तो यानी मोल कॉन्सेप्ट ही वेल नोन है। वापस से कहूँ, आज के टाइम में यूनिफाइड मास यूज़ होता है और वहाँ पे मोल यूज़ होता है। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, आपकी NCERT के अंदर बुक्स में भी दे रखी है और कभी कभार इसका हमसे क्यूज आ जाता है। ठीक है, हम इग्नोर कर देते हैं। अब बात है हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है एक्चुअल में क्या है कि कोई सा भी जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या है एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स। यानी मैं बात करूं आपका सिंपल ग्लूकोज, आप सब जानते हो ग्लूकोज का C6H12O6 है। ये एक्चुअल जो डिफरेंट एटम हैं उनके नंबर वाले जो हैं इन सब से मिलके बना है आपका क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैडम ये तो हमें पता है, कौन सी नई बात है? नई बात ये है कि आपको इसी के साथ एम्पेरिकल फॉर्मूला याद करना है, पता होना चाहिए। यानी कुछ नहीं करा, आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया और वहाँ पे क्या करा, उसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आपने इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कर दिया। जैसे ये आपका ग्लूकोज आया तो आपने क्या करा 6 1 जा 6 2 1 यानी 1:2
यहाँ पे आ गया 1:2:1 का सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। ये आपका क्या कहला देगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। वहीं पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक्चुअल नंबर, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 2 और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 2। तो यहाँ पे अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सॉरी एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करूँ तो हाइड्रोजन कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 1। वहीं पे बेंजीन के केस में C6H6 एक्चुअल में नंबर है उनके मॉलिक्यूल्स के, उसका सिंपलेस्ट कर दिया तो कितना हो गया 1:1 यानी CH। लेकिन आप ये तो रेशियो है, यानी एक्चुअल में ये रेशियो नहीं एम्पेरिकल फॉर्मूला है। इस रेशियो में जो आपके एटम प्रेजेंट है वो आपके एम्पेरिकल फॉर्मूला में काउंट होंगे। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है आप ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन ने पहले पढ़ा है वो बड़ा होता है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में n की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कि आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, आपका बेंजीन का CH, क्लियर है। इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करोगे n वैल्यू। अब n जो आती है वो आपकी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर ये क्या होती है आपका सिंपल होल नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करा तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया C6H6, क्लियर है। यहाँ पे तो n मुझे पता था, कैसे जब नहीं पता उस केस में क्या इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। n कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। देखो आपको जब भी 3 गिवन होती है तो 2 चीज़ आपको गिवन होती है, थर्ड पूछी जाती है। अगर आपसे n की वैल्यू पूछी जाएगी तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा और एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया जाएगा, और फिर उनका मास कैलकुलेट करके आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। इसको एक क्वेश्चन फॉर्म में देखते हैं हम। जैसे हमें दे रखा है कि एसिटिलीन है और बेंजीन है, दो आपके कंपाउंड दे रखे हैं और दोनों के क्या दे रखे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है आपका CH। अरे बोर तो नहीं हो रहे हो, समझ में तो आ रहा है ना। देखो क्लियरिटी के साथ पढ़ोगे तो देखो केमिस्ट्री जो है एक से एक आगे से आगे रिलेटेड है। अगर ये कॉन्सेप्ट ये रिवाइज करने का रीजन यही था कि अभी तक जो आप पढ़ते जाते हैं सेपरेट वीडियो, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ की क्लियरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपका ये पूरा चैप्टर बाइंड अप हो गया। चलिए वापस क्वेश्चन पे आ जाऊँ। आपको दे रखा है एम्पेरिकल फॉर्मूला, देखते ही लग रहा है कि ये सिंपलेस्ट रेशियो है CH। अभी CH अभी हमने किसका देखा था, याद है कुछ, किसका देखा था, चल अभी पता चल जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमको दे रखा है CH, उसके बाद हमको दे रखा है मॉलिक्यूलर मास, किसका दे रखा है, एसिटिलीन का कितना दे रखा है 26 और बेंजीन का कितना दे रखा है 78। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्लियर है। आप देखोगे कि आप पहले जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालोगे तो यहाँ पे कार्बन का मास देखो, एटॉमिक मास जो भी कौन सा एवरेज एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2 जा 12 यानी 12, तो इसका क्या हो गया एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, यानी टोटल कितना हो गया 13। इसका क्या बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दे रखा है इसका, किसका एसिटिलीन का 26। तो हमने ये फॉर्मूला देख चुके हैं हम। n कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास 26 आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 13 आ गया, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब मैं क्या निकाल सकती हूँ इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये अभी हमने देखा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 × एम्पेरिकल फॉर्मूला करा, तो ये आपका किसका आ गया एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या CH मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और का भी होता है, देखते हैं। ये तो आपका एसिटिलीन का आ गया। अब बेंजीन के केस में देखेंगे तो n कैसे निकालोगे, ये आपका क्या है मॉलिक्यूलर मास जो आपको ऑलरेडी गिवन है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो है आपका क्या हो जाएगा कितना निकला है CH का 13, यानी यहाँ पे जो आपका कितना आ गया 6। वापस मैं करूँ 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये किसका हो गया बेंजीन का, क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन सिंपलेस्ट हैं। आपको ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों आपको पता होना चाहिए, आपसे कुछ भी पूछा सकता है। ये आपका MCQs में आता है, ज़्यादा टफ नहीं है, ये आप चुटकियों में कर पाओगे। इसके बाद जो मेन क्वेश्चंस का जो आता है टेबल के फॉर्म में NCERT की बुक में भी आपके हैं ये वाले क्वेश्चंस, और आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको तरीका बता देती कि करना क्या है। आपके पास है ये क्वेश्चन, ठीक है, मान लो आपको क्या क्या गिवन रहेगा, आपको एलिमेंट गिवन होगा, उसका सिंबल गिवन होगा और परसेंटेज गिवन होगा इस क्वेश्चन में।
इसको देखो आप, सबसे पहले क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे रखा है, ये बनानी पड़ेगी टेबल आपको इस क्वेश्चन से। क्या क्या दे रखा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन। यानी एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है, इनके सिंबल आपको पता है, लिख लिया आपने। इन तीनों के आपको क्या गिवन है, परसेंटेज गिवन है। कार्बन का है 40.684 है, यहाँ पे 7 है, आप इसको 4 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे दे रखा है 5.085, ये परसेंटेज आपको गिवन था। और यहीं पे ऑक्सीजन का कितना है, 54.228%। ये परसेंटेज फॉर्म में है, याद रखना। क्लियर है। अब आपको करना क्या है, पहले मैं आपको मेथड बता देती हूँ, उसके बाद करेंगे हम इनकी। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट। सबसे पहले क्या निकालना है, परसेंटेज बाय वेट। क्लियर है, देखते हैं वापस परसेंटेज और वेट निकल रहा है क्या अपना। देखो परसेंटेज गिवन है, एटॉमिक वेट, आपको वेट निकालना है तो पहले आपको वेट पता होना चाहिए। क्या मैंने वेट लर्न करा दिया आपको अच्छे से पता है। कार्बन का वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट बोल दो, कितना है कार्बन का 12, और हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। आपके जो 30 एलिमेंट के जो मास की बात, एटॉमिक मास की बात करती है, वो अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्लियर है, ये आपको खुद से पता होगा, ये दोनों गिवन होंगे। आपने रिलेटिव नंबर ऑफ एटम यानी जिसमें क्या निकालना था, परसेंटेज बाय वेट की बात करी थी, तो मास हो गया एक तरह से। आपको ये परसेंटेज यहाँ गिवन है और आपने क्या कर दिया, वेट से कर दिया। यहाँ पे ये 1 से और यहाँ पे 50 को 6 से। यहाँ पे देखो कुछ न कुछ वैल्यू आई है। अब क्या करना है, स्टेप सेकंड में वापस चेक करें। पहला स्टेप क्लियर हो गया क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज बाय वेट निकालना है, ईच एलिमेंट इन 1 मॉलिक्यूल। जितने भी एलिमेंट्स दिए थे सबका हमने परसेंटेज ऑफ वेट निकाल लिया है। द परसेंटेज वेट ऑफ ईच एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। क्लियर है, आपको जो परसेंटेज देगा उसको किससे करा, एटॉमिक वेट से, गिवन एटॉमिक एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, एटॉमिक वेट से ईच एलिमेंट डिवाइडेड द मिनिमम वैल्यू। ये कीवर्ड पकड़ो यहाँ से कि आपको क्या करना है, जो आपका परसेंटेज आया है उसको इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, देखो ये है एक वैल्यू 3.390, ये है 3.389, यानी 0.1 का भी फर्क है, लेकिन ये क्या है, सबसे मिनिमम हो गई। तो मिनिमम से आपको क्या करना है, ये जो आया है, ये जो परसेंटेज आया है उसको इन तीनों में से जो मिनिमम है उससे वापस डिवाइड करना है। ये मिनिमम से डिवाइड करा, ये मिनिमम से, ये मिनिमम से, तो आपका ये कितना आया है, अप्रोक्सीमेटली 0.1 का डिफरेंस है, 0.1 भी नहीं 0.001, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 1। ये कितना आ गया, 1 ऑलरेडी फिक्स वैल्यू है। ये कितना आया 1.5। जब भी आपके यहाँ पे आपके देखो पॉइंट में आंसर आ रहा है तो आपको एक फिक्स जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके इसको वोल नंबर में कन्वर्ट करना है। यहाँ कितना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ पे 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और ये 2, यानी ये आपकी जो वैल्यू आई है सिंपलेस्ट वोल रेशियो, यही एक्चुअल में क्या है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला यानी कार्बन के एटम्स कितने हैं 2, हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं 3 और यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम कितने हो गए 2। क्लियर है, यानी आप जो पहला टास्क था आपका परसेंटेज, सबसे पहले आपको परसेंटेज गिवन था तो और वेट आपको पता होता है तो निकाला, उसके बाद जो मिनिमम वैल्यू है उससे डिवाइड करके आपका क्या आया, एक सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो आया। अगर वो फ्रैक्शनल में है तो उसको क्या करोगे, एक नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करोगे, या तो मल्टीप्लाई करके या फिर सूटेबल कोफिशिएंट ऐड करके। यहाँ तक हमने काम कर दिया और राइट द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज गेट, यानी हमने ये प्रोसेस पूरा कर दिया। क्लियर है, सबसे पहले एलिमेंट गिवन है, सिंबल आप परसेंटेज गिवन है, मास आपको पता करना पड़ेगा, रिलेटिव मास कैसे निकालोगे, जो आपको परसेंटेज है उसमें आपका मास से डिवाइड करोगे, एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू में जो मिनिमम होगी उसको वापस मिनिमम से डिवाइड करके एक सिंपलेस्ट रेशियो आएगा। अगर सिंपलेस्ट रेशियो आ जाता है तो वेल एंड गुड, वही आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल में आता है तो उसको पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके उसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना है। क्लियर है, यहाँ तक तो आप क्या पता कर पाए हो,
एम्पेरिकल फॉर्मूला ही पता कर पाए हो, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मास निकालना पड़ेगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, C2H3O2 ये आया। इसका मास निकालने का अच्छा सा तरीका है, कार्बन कितने हैं 2, एक कार्बन का मास 12, एड ऑन करेंगे 3, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन के 2 × 16, यानी टोटल कितना मास आया, क्या है ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आया है, जो कितना है 59। क्लियर है। अब हमारा n निकाल लेंगे। थर्ड में क्या है, मॉलिक्यूलर मास हमें ऑलरेडी गिवन है 118 और एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आया 59 और ये कितनी आई n की वैल्यू 2। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहा, यानी 2 से आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला करा तो आपका क्या आ गया C4H6O4। क्लियर है। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था आपका परसेंटेज दे रखा था, मॉलिक्यूलर वेट आपको 118 ग्राम दे रखा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था, आपकी सारे स्टेप को फॉलो करते हुए आपका लास्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं बहुत सारे, वहाँ से प्रैक्टिस करोगे। ये क्वेश्चन जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और आपके नीट के अंदर भी इनका काफ़ी बड़ा रोल होता है। क्लियर है। यहाँ तक मेरे पास जो छोटे छोटे टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद लास्ट हम पढ़ेंगे हमारा फाइनल जो है आपका स्टाइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको आने वाली क्लास में देखेंगे, जिसके अंदर मॉलिटी फॉर्मुलेटी वाले जो क्वेश्चंस है उनको समझेंगे और उनके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। मुझे बताना है समझ में आया नहीं आया। जितनी हो सके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को प्रोटेक्ट कर पाओगे। और थैंक यू। सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए।